आ, थोड़ा सा दूसरा तरीका है। लोगों ने कुछ बातें कही और कुछ इक़्तिबास पेश किए। मैं पहले एक इक़्तिबास पढ़ देता हूँ, फिर अपनी कुछ बातें कहूँ। गर्मियों के बाद सर्दी का मौसम भी बीमारी व बेकैफी की नज़र होने लगा। 4-5 दिन मैके में गुजरते तो एक आध ससुराल में। वो मेरी ठिठरी हुई जिंदगी का दूसरा सर्द तरीन दिसंबर था। रातें ऐसी यकबस्ता और लाताल्लुक कि सामने की शय भी बहुत दूर, बहुत फासले पर रखी दिखाई देती। मैके में एक रात सर्दी की शिद्दत से मेरी आंखें खुल गई। अंदर बाहर हर तरफ निस्फ शब के बाद का पुरहौल सन्नाटा काले नाग की तरह कुंडली मारे बैठा था। शायद मुझे जाड़ा चढ़ रहा था। दांत बुरी तरह किटकिटाने लगे, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। सरमगी अंधेरे ने सामने वाली दीवार पर वही तस्वीर टांक दी जो बरसों पहले वहां से हटा दी गई थी। बुखार इंसान की हसासियत को बढ़ा देता है और मेरी हसासियत तो शायद अपने आप में खुद एक बुखार है। बारहा आंखों पर जोर दिया कि नीम तारीकी में कोई शबीह वाज़ेह हो, लेकिन अब वो दीवार पहले से भी ज्यादा खाली दिखाई दे रही थी। एक खाली कब्र की मानिंद सुनसान और वीरान। मैंने बार बार टटोलने की कोशिश की। वहां अंधेरे के स्याह और सरमगी मरगोड़ों के सिवा कुछ नहीं था। कौन है और कौन नहीं, क्या है और क्या नहीं, कि इस अंधेर बूंद में जाने कब हलक इतना खुश्क हो गया कि जुबान पर कांटे पड़ने लगे। उन दिनों नन्ना रोज शाम को दम किया हुआ इलायची का सब्ज शरबत जग में भरकर सरहाने रख दिया करती थी। लैंप जलाकर कपकपाते हाथों से मैंने थोड़ा सा शरबत गिलास में उंडेल कर जल्दी जल्दी 2-4 घूंट हलक में उतार लिए और जब गिलास वापस साइड टेबल पर रखने लगी तो बचे हुए शरबत के साथ गिलास में एक मुर्दा मकड़ी तैरती दिखाई दी। एक सानिये की ताखीर के बगैर पूरी शिद्दत से उल्टी हो गई और दहशत से मेरी सांसें उखड़ने लगी। ये मकड़ी गिलास में कहां से आई? मैंने चीख चीख कर नन्ना को पुकारना चाहा, मगर आवाज दाम में आए हुए परिंदे की मानिंद गले में फंस कर रह गई। एक ख्याल बिजली की तरह जहन में कौन गया कि कहीं ये सफेद मुर्दा मकड़ी मेरे मुंह से निकलकर तो गिलास में नहीं गिरी। हो सकता है मेरे अंदर पलने वाली बेशुमार मकड़ियों ने खुदकुशी का फैसला कर लिया हो, क्योंकि अब मैं मां बनने वाली थी। मेरी कोख में एक नया वजूद सांस लेने लगा था और मकड़ियां अपने इर्द गिर्द किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करती। क्या इस वजह से मकड़ियों को ये मकान खाली करना पड़ रहा है? क्या मालूम था कि मां बनने के लिए जिस्म और जान को इन आजमाइशों से गुजरना होगा। कोई इस जाला लगे नीम तारीख सीलन ज़दा वजूद में बदनुमा और मकरूह मकड़ियों के दरमियान यूं आन बैठेगा। मैं उसी वक्त उसे वहां से हटाना चाहती थी, मगर वो मेरी कोख में था। मेरी कोख में पूरे जिस्म पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें चींटियों की तरह रेंगने लगी। झबला गीला होकर पीठ से चिपक गया। सर्दी साए की तरह सिमट कर दूर खला में कहीं गुम हो गई। नन्ना की बूढ़ी आंखें देख ही नहीं पाई होंगी कि गिलास या जग में मकड़ियां जाले बना रही हैं। उन्हें दिखाई ही कहाँ देता है। नहीं, वो धुलवा कर पाक किए बगैर रखा हुआ बर्तन इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। जाने कब तक बिस्तर बैठी यूं ही थर थर कांपते हुए बड़बड़ाती रही। एक बुज़दिल सी थरथराहट
जो सर्दी से ज्यादा खौफ व हरास की देन थी। कितनी घिन आती है मकड़ी से, और मरी हुई मकड़ी से तो हर दर्जा मैंने अपना दहाना खोल रखा था कि ताज़ा दम हवा मुंह में दाखिल हो या मुंह से बाहर निकलने वाली किसी मकड़ी का रास्ता बंद न हो। जहन में उभरने वाली हर तस्वीर पर चुस्त शिकारी मकड़ियां तेजी से जाले बुनने लगी और मैं खुद को अपनी माँ की तरह नीम दीवानी महसूस करने लगी। होश व हवास बरकरार रखना बस से बाहर होता जा रहा था। एक तबसरा ये हिस्सा मैंने पढ़ा और इसमें हिस्से में बहुत सी बातें ऐसी आ गई हैं जो इस नावल के अहम तरीन खुसूसियात हैं। जब मैंने ये नावल पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक किसी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरह चीज़ें नज़र आईं, और जाहिर है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को देखने की, पढ़ने की एक मश्क चाहिए होती है। तो बहरहाल मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, जिसमें एक स्ट्रोक इधर से लगाया जाता है, उधर से, और हर एक स्ट्रोक जो है अपनी एक वजूदी कहानी बयान करता है, और फिर दूर से कहीं आपस में कोई एक रिश्ता बनता हुआ नज़र आता है। तो इब्तदाई हिस्से में मेरी यही कैफियत थी और तजस्सुस भी हो रहा था, लेकिन बाद में जब आगे बढ़ा थोड़ा तो ऐसा लगा कि जैसे एक माहिर रक्कास जो पहले अपने रक्स में आने से पहले कुछ जो उसूली थिरकन देते हैं, उस तरह की वो बातें थी, और धीरे धीरे वो एक तरह से रक्स में आ गया। और मुझे उस वक्त मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर याद आ रहा था कि देख जिंदा से परे रंग चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो पाँव की जंजीर न देख। तो ये रक्स करना है तो पाँव की जंजीर न देख जैसी कैफियत धीरे धीरे वो उभरने लगी। और जैसा कि लोगों ने भी इसका जिक्र किया कि जब पाँव की जंजीर टूट जाती है या है भी तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर बहुत सारी जो हुदूद होती हैं वो भी अपने आप टूटने लगती हैं, बिखरने लगती। एक ऐसा तख्लीकी बयानिया वजूद में आता है जो किसी उसूल को ज़ाब्ते में लाते हुए भी तमाम उसूलों को तोड़ते हुए कहीं एक नए उसूल की गढ़त हो रही है, वहाँ की बुनत हो रही है। और ये इस तरह से बयानिया आया है कि जो कई बार होता है कि ऐसा लगता है कि जो तख्लीककार है, फिक्शन निगार ख़ास तौर से, वो कहना बहुत सारी चीज़ें चाहता है, लेकिन जब वो बयान करता है तो वो बयानिया कहीं ना कहीं उधरने लगता है और वो बात पैदा नहीं हो पा रही है। लेकिन इसमें जो एक कैफियत है, जो एक औरत जिसका मरकज़ी किरदार है, उसकी सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे वो जो ज़ात और कायनात एक में मिलने लगती हैं, और वहीं पर जहाँ उसके ज़ात के दुब हैं, उसके वजूद की गहराइयाँ भी हैं, लेकिन वो कायनात जिसमें वो ज़ात है वो उसके साथ हमाहंग होके एक नए तख्लीकी बयानिया की तख्लीक कर रही है। और ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत सारी यहाँ सियासत भी है, यहाँ तमाम फ़नून लतीफ़ा हैं, जिसके ज़रिए वो पूरा एक बनाया गया है कि जो औरा है, जो हमारा ज़माना है, और इसमें एक तख्लीक़कार जहाँ तमाम नाइंसाफ़ियाँ भी हैं, तमाम हमारे इंसान दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं वो भी हैं, लेकिन जब एक बड़े विजदान के साथ कोई देखता है तो लगता है कि हाँ, ये एक जो बात हो रही है ये सिर्फ ऐसा होता है कई बार कि जब कुछ चीज़ें हमें बयान करनी होती तो हम लोग मुताला करते हैं, नावल लिखते वक्त ख़ास तौर से, लेकिन ऐसा
اس میں محسوس ہوا کہ وہ چیزیں بہت فطری طور پر آ رہی ہیں. جیسے مجھے شمس الرحمن فاروقی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ ناول پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ناول لکھنے کے لیے میں نے ایک بھی کتاب نہیں پڑھی ہے، لیکن وہ ناول لکھنے کے لیے تیار ہونے کے لیے میں نے زندگی میں جتنی بھی کتابیں پڑھی تھیں وہ سب کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ آ گئی ہیں. تو اس میں بھی ایسے لگتا ہے کہ ساری چیزیں فنون لطیفہ، سیاست، سماج، نفسیاتی کیفیت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی ہیں. وہ لائی نہیں گئی ہیں، بلکہ وہ جب شخصیت کا اظہار ہو رہا ہے تو وہ سب اپنے حصے کا حصہ بن کر اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو میں نینا عادل صاحبہ کو بہت بہت مبارکباد دوں گا، اور میں ظاہر ہے خواہش ہوگی میری کہ ان کی اور اسی طرح کی تخلیقات آئیں، اور بہت بہت مبارک.